नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हम देश की राजनीति में अक्सर और तकरीबन रोज ही प्रोफेसर रवि कुमार दुबे से बातचीत करते हैं। कभी-कभी कुछ कारणों से उसमें एक ब्रेक सा आ जाता है। तो पिछले 2 दिनों में कार्यक्रम नहीं हम कर पाए, लेकिन आज फिर से हम देश की राजनीति पर उनसे चर्चा करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूँगा कि वे नई परख चैनल के साथ अगर नियमित रूप से नहीं जुड़े हैं, अगर उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वे ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ें। अभय सर नमस्कार। नमस्ते। दिल्ली में चुनाव का माहौल ऐसा लग रहा है कि काफ़ी तेज़ी से गरमाता जा रहा है। जी। मैं बातचीत की शुरुआत आज हुए घटनाक्रम से करना चाहता हूँ। संजय सिंह ने कहा कि वो लोग माँग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर किया जाए, अगर कांग्रेस अजय माकन पर कार्रवाई नहीं करती है। अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल के बारे में कुछ नकारात्मक टिप्पणियाँ कर दी थी, उन्हें राष्ट्र विरोधी तक बता दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि कांग्रेस को तो फंड बीजेपी कर रही है और वो सारे उम्मीदवार ऐसे खड़ा कर रहे हैं मानो कि उन्हें बिल्कुल हराना ही हो आम आदमी पार्टी को। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस पूरे घटनाक्रम को हम कैसे देखें? क्या ये इंडिया गठबंधन के भीतर तल्खी को दिखाता है या क्या आम आदमी पार्टी के भीतर के इस डर को दिखाता है कि कांग्रेस एक मजबूत प्रतिद्वंदी के रूप में उभर सकती है, उसके वोटों को काफ़ी ज़्यादा काट सकती है? देखिए, इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें ये देखना होगा कि दिल्ली की चुनावी राजनीति में कांग्रेस की हैसियत इस वक्त क्या है। पिछले 10 वर्ष से कुछ ज्यादा से कांग्रेस के जो वोट किसी जमाने में हुआ करते थे, वो दरअसल आम आदमी पार्टी को मिलते हैं विधानसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में ऐसी स्थिति नहीं है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के वोट थोड़े बढ़ जाते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो वोट आम आदमी पार्टी को मिलते हैं। अगर कांग्रेस को मजबूती से लड़ना है और मजबूती से लड़ते हुए दिखना है और कुछ बेहतर नतीजे निकालने हैं, तो उसे अपने वोट आम आदमी पार्टी से छीनने पड़ेंगे। और वो अरविंद केजरीवाल को गाली देके वो नहीं छीन सकती। अरविंद केजरीवाल को राष्ट्र विरोधी कहकर या फर्जीवाल कहकर, फर्जीवाल भी कल उनके एक प्रवक्ता कह रहे थे केजरीवाल को, और दरअसल उससे पहले अजय माकन ने ही उनको फर्जीवाल कहा था। उन्हीं की बात टीवी के ऊपर दोहराई जा रही थी। ये सब कहकर वो आम आदमी पार्टी से अपने वोटों को दोबारा हासिल नहीं कर सकती। कांग्रेस को दिल्ली में ये माहौल बनाना होगा कि वही भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर सकती है। इसमें मुझे एक पुरानी बात याद आती है। जब 2015 में आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हरा दिया, कांग्रेस की सीटें 0 हो गई और भारतीय जनता पार्टी की सीटें 3 रह गई, तो एक टीवी चैनल पर कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने, जो हमारे पुराने मित्र थे, मुझसे थोड़ा चिढ़ते हुए कहा कि आप आम आदमी पार्टी का समर्थन क्यों करते हैं? मैंने कि मैं समर्थन नहीं करता हूं, मुझे लगता है कि वो नई उभरती हुई ताकत है और उसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। इस तरह की पार्टी अभी तक इस देश में नहीं बनी है। हर चीज में कमियां और खूबियां होती हैं। मुझे लगता है कि आज की स्थिति में आम आदमी पार्टी एक खास तरह की राजनीतिक शक्ति है। दूसरी बात मैंने उनसे ये कही कि अगर आप एक छोटी सी पर्ची पर लिख के अनौपचारिक रूप से ये मुझे दे दें कि अगले चुनाव में हम गारंटी के साथ भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे, तो मैं आपके इस प्रस्ताव पर गौर कर सकता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी के साथ हमदर्दी करना बंद कर दूं। तो उन्होंने मुझे पर्ची भी लिख कर नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता है और पता था और सभी कांग्रेसियों को पता है कि वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को हराने की हैसियत नहीं रखते। मेरा मानना है कि अगर आम आदमी पार्टी का उभार नहीं होता तो 2013 में ही, जहां पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई थी, अल्पकालीन अल्पजीवी सरकार बनाई थी, उसी समय भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में आ गई होती और हर्षवर्धन दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए होते, क्योंकि हर्षवर्धन को चेहरे के तौर पर पेश करके भारतीय जनता पार्टी ने वो चुनाव लड़ा था। तो कांग्रेस लगातार अपना आधार खोती गई। शीला दीक्षित, जिन्होंने 15 वर्ष तक दिल्ली के ऊपर शासन किया और भारतीय जनता पार्टी को 3 बार हराया, बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने दिल्ली का बहुत विकास किया और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, उनका काम कैसा था, अच्छा था कि बुरा था, उनका शासनकाल भ्रष्ट था कि ईमानदार था, ये सब अलग चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस को शीला दीक्षित की विरासत में दिलचस्पी होती तो कांग्रेस शीला दीक्षित की विरासत को कायम रखती, उसको मजबूत बनाती और किसी न किसी तरीके से उसका उपयोग करती।
सबसे पहले उसने दिल्ली के चुनाव में शीला दीक्षित अरविंद केजरीवाल से नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव हारी, उसके बाद से कांग्रेस ने शीला दीक्षित को दिल्ली की राजनीति से तो लगभग बाहर कर दिया। उसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्थापित करने की एक टूटी फूटी कोशिश हुई। वो कोशिश ऐसी थी कि उन्हें उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया गया, उनको उत्तर प्रदेश भेजा गया और कुछ ही दिनों में वो अपना समूह लेकर वहां से वापस आ गई, क्योंकि कांग्रेस ने वहां पर अपनी रणनीति ही बदल दी और वो गठजोड़ में चली गई और खेल खत्म हो गया शीला दीक्षित का। उसके बाद से शीला दीक्षित कभी भी उभर नहीं पाई। तो जिस शीला दीक्षित की आप इतनी तारीफ करते हैं, आपने केवल शीला दीक्षित एक चुनाव हारी और अपना चुनाव हारी, आपने शीला दीक्षित को पूरी तरीके से कूड़ेदान में फेंक दिया। अब कांग्रेस के पास ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, ऐसी कोई भी हस्ती नहीं है जो कि दिल्ली के चुनाव में खड़े होकर नेतृत्व कर सके पार्टी का और अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे सके। तो कांग्रेस के वोट लगातार गिरते गए और इतने गिरे कि 5% उसके आसपास आ गए और उसकी सीटें 0 हो गई। इधर आप भारतीय जनता पार्टी पे निगाह डालें, ठीक है, भाजपा 3 चुनाव कांग्रेस से हारी और 2 चुनाव पिछले आम आदमी पार्टी से हार चुकी है, 5 चुनाव लगातार हार चुकी है। एक चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी, लेकिन सरकार नहीं बना पाई थी हर्षवर्धन के नेतृत्व में। भारतीय जनता पार्टी इतने चुनाव हारने के बावजूद अगर आप देखेंगे तो उसको मिलने वाले मतों का प्रतिशत कमोबेश समान रहा है। उसके आधार में कोई, उसका जो बुनियादी आधार है उसमें कोई गिरावट नहीं आई। हाँ, उस आधार में वो कोई बढ़ोतरी नहीं कर पाई। आम आदमी पार्टी ने न केवल कांग्रेस का जनाधार ले लिया, बल्कि उसने कुछ नए वोट भी जोड़े, और दिल्ली की राजनीति पे वो पूरी तरीके से तब से वो छाई हुई है। तो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस वास्तव में आम आदमी पार्टी को हराना चाहती है? अगर आम आदमी पार्टी को हराना चाहती है तो उसे आम आदमी पार्टी से बहुत सारे वोट छीनने होंगे और ये भी गारंटी करनी होगी कि आम आदमी पार्टी को हराने के चक्कर में कहीं वो भारतीय जनता पार्टी को ना जिता दे। आज स्थिति क्या है? आज अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी से थोड़े से वोट छीनती है, पूरे नहीं, अगर कांग्रेस अपने वोट 5% से बढ़ाकर 12 या 13 या 15% तक ले आती है, इसमें वो चुनाव नहीं जीत सकती, हो सकता है 3, 4, 5 सीटें कहीं जीत जाए, इतने वोट, इतना प्रतिशत अगर वो ला सकती है, तो उससे क्या होगा कि कांग्रेस तो कम जीतेगी, भाजपा ज्यादा जीतेगी, क्योंकि उसकी कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी के वोट कम होंगे और भाजपा कुछ सीटों पे आम आदमी पार्टी को हरा देगी। तो दिल्ली में खास तौर से जो मुसलमान वोटर है वो इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि कांग्रेस के पास भारतीय जनता पार्टी को हराने की क्षमता नहीं है। और दिल्ली का जो गरीब आदमी है, जो जिसको अरविंद केजरीवाल ने अपना लगभग स्थायी वोटर बना लिया है विधानसभा चुनावों के संदर्भ में, लोकसभा चुनाव के संदर्भ में मैं नहीं कह रहा हूं। और गरीब आदमियों में कौन लोग आते हैं? गरीब आदमियों में ऑटो चलाने वाले आते हैं, टैक्सी के ड्राइवर आते हैं, ऐसे लोग आते हैं जो कि 5,000 से लेकर 20-25,000, 10,000 से लेकर 20-25,000 रुपए तक की जिनकी आमदनी है। ये बिहार के गरीब आदमी नहीं है, उत्तर प्रदेश के गरीब आदमी नहीं है, दिल्ली गरीब आदमी है, जहां पर लोगों की आमतौर पर आमदनी दूसरे प्रांतों से अच्छी है। तो ये सब लोग इस वक्त भी, आज भी, 10 साल बाद भी, जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा अपना नेता मानते हैं वो है अरविंद केजरीवाल। वो उसकी तरफ देखते हैं कि इस व्यक्ति की वजह से हमें बहुत सी ज्यादा रियायतें मिलेंगी, हमारा जीवन सुविधाजनक होगा, हमको बिजली की रियायत मिलेगी, पानी की रियायत मिलेगी, स्वास्थ्य की रियायत मिलेगी, हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में जा सकेंगे जिन स्कूलों की स्थिति अच्छी हो गई है। तो ये स्थिति है। तो सवाल ये है कि कांग्रेस के पास वो कौन सी युक्ति है जिसके जरिए वो अरविंद केजरीवाल से और आम आदमी पार्टी से अपना खोया हुआ जनाधार छीन सकती है। अभी तक कांग्रेस ने कम से कम ऐसा कोई लक्षण नहीं दिखाया है जिससे ये लगे कि आम आदमी पार्टी से अपने वोट ही वापस प्राप्त कर सकती है। क्या कांग्रेस की रणनीति 2 स्तरों की हो सकती है? एक तो ये कि कुछ चुनिंदा सीटें जो हैं, जहाँ पर अल्पसंख्यक मतदाता ज़्यादा है या दूसरे उसके समर्थक ज़्यादा हैं, वहाँ वो सीटें वो जीत ले। और दूसरा, मैंने सुना है कि कुछ कांग्रेस समर्थक अक्सर ये भी कहते हैं कि एक बार अरविंद केजरीवाल हार जाएँ, तो आम आदमी पार्टी अगर शून्य पीछे जाती है, नेपथ्य में जाती है, तो जो शून्य बनेगा उसमें कांग्रेस पार्टी ही रहेगी। तो ये भी उसकी रणनीति हो सकती है क्या?
नहीं, ये तो बहुत सारे अगर मगर पे निर्भर है ना पूरा मामला। अगर वो हार जाएं, अगर वो कुछ सीटें जीत जाए, अगर वो ये करे, मगर वो ये करे, इससे क्या होगा? कोई ऐसा तो नहीं है, कोई तीसरी कोई कोई अलग से कोई शक्ति बैठी हुई है जो कांग्रेस के अगर मगर को अंजाम दे देगी। वो तो कांग्रेस को ही करना होगा भाई। कांग्रेस को, अरविंद केजरीवाल को हराना है तो कांग्रेस को हराना होगा। अब आप सोचिए, उन्होंने, जैसा कि सुनने में आया है, उन्होंने प्रवेश वर्मा को तैयार किया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। मतलब कम से कम प्रवेश वर्मा का नाम चल रहा था कि उनको अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने, मैं माफ कीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया प्रवेश वर्मा को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा का भी नाम चलता है कि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहती हैं। नहीं, संदीप दीक्षित को टिकट मिल चुका है। संदीप ऋषि को टिकट मिल गया अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से? हाँ, अच्छा, शुरुआत में। अच्छा, ठीक है, मुझे ये जानकारी नहीं थी, धन्यवाद। तो अब ठीक है, अब तो संदीप दीक्षित एक तरह से अपनी माँ की पराजय का बदला लेने की कोशिश करेंगे। यही तो बात हुई ना, माँ की पराजय का बदला लेने की कोशिश करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी से प्रवेश वर्मा का नाम चल रहा है। और प्रवेश वर्मा के यहाँ जो 3 महिलाएं गई थी, उन 3 महिलाओं को जो लिफाफे में भर के 1100 रुपए दिए गए थे, हम सब लोग जानते हैं कि वो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की थी। और उन महिलाओं ने टीवी के ऊपर कैमरे के सामने कहा है, उन्होंने, प्रवेश वर्मा ने हमसे कहा कि आप भाजपा को वोट दीजिएगा। तो भाजपा को वोट देने के बदले वो रुपए बांटे गए थे उन महिलाओं के बीच में। तो अब आम आदमी पार्टी ने उस पूरे कांड की पूरी पोल खोल कर रख दी। तो आम आदमी पार्टी बहुत सतर्क है। वो हर तरीके से हर तरह की पेशबंदी कर रही है। दिल्ली के चुनाव में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसकी निगाह से बचा हुआ हो। एक तरह से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल एक मास्टर स्ट्रेटजिस्ट के रूप में, एक जबरदस्त रणनीतिकार के रूप में दिल्ली विधानसभा के चुनाव के संदर्भ में उभरे हैं। और वो जानते हैं कि किस तरीके से अपनी पार्टी को जीत की तरफ ले जाया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाएगी, लेकिन आज जो चुनावी होड़ है उसमें आम आदमी पार्टी सबसे आगे है। फिर भी मैं मानूंगा कि चुनाव बहुत ही कड़ा होगा। भारतीय जनता पार्टी कोई कुछ भी उठा नहीं रखेगी इस चुनाव को जीतने के लिए। और आम आदमी पार्टी के जो आरोप है कि भाजपा कांग्रेस को फाइनेंस कर रही है, कांग्रेस की जीत में पैसा लगा रही है, तो वो इस लिहाज से ये बात जो है वो अपने आप में विचारणीय है कि अगर कांग्रेस थोड़ा बहुत अच्छा लड़ेगी, बहुत ज्यादा अच्छा लड़ाई तो नहीं, तो सारी समीकरण बिगड़ जाएगा। थोड़ा बहुत कांग्रेस अच्छा लड़ेगी तो उससे भाजपा को लाभ हो सकता है। क्या हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में अगर गठबंधन होता, तो ज़्यादा अच्छी स्थिति होती आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए, और वो एक चूक हुई, चाहे जिस तरफ से भी हुई हो? नहीं, चूक, इसको आप चूक क्यों कह रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई चूक है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ये गठबंधन करने के लिए तैयार थी। मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी भी ये गठबंधन करने के लिए तैयार थी। तो मुझे चूक नहीं, मेरे ख्याल से आम आदमी दिल्ली जो है वो आम आदमी पार्टी का लॉन्चिंग पैड है। दिल्ली के चुनाव को दिल्ली की विधानसभा राजनीति के जरिए ही आम आदमी पार्टी ने देश की राजनीति में अपनी जो भी जगह बनी है वो बनाई है। यहां पर वो विधानसभा की सत्ता की साझेदारी किसी और के साथ नहीं कर सकती। वो कांग्रेस का जनाधार पूरा का पूरा ले चुकी है। कांग्रेस से गठजोड़ करने का मतलब ये होगा कि कांग्रेस उसके जरिए अपने जनाधार को वापस प्राप्त करना शुरू करेगी। यानी आम आदमी पार्टी को कांग्रेस को कुछ सीटें देनी पड़ेंगी, जहां उसके कार्यकर्ता कांग्रेस की मदद करें ना करें लेकिन चुपचाप बैठे रहेंगे। और वहां कांग्रेस अपने जनाधार को वापस प्राप्त करने की कोशिश करेगी। वहां पर भाजपा से सीधी टक्कर होगी उसकी वहां पर। तो आम आदमी पार्टी ऐसा क्यों चाहेगी? कोई भी पार्टी जो इतने बड़े-बड़े चुनाव जीत चुकी है, जो 70 में 67 सीटें जीत चुकी है, 70 में 62 सीटें जीत चुकी है, वो किसी पार्टी के साथ गठजोड़ क्यों करेगी? इस गठजोड़ करने का सीधा मतलब ही होगा कि वो मान रही है कि वो पहले ऐसी नहीं रही, कमजोर हो गई है। कुल मिलाकर क्या हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस भी अपनी जगह गलत नहीं है, अगर वो जोर-शोर लगाकर चुनाव लड़ रही है तो? जैसे आम आदमी पार्टी भी सही है कि उसको अपना सत्ता बचानी है, तो कांग्रेस को भी हक है कि चुनाव लड़े। नहीं, नहीं, ये बिल्कुल, भी कांग्रेस को मैं कोई कांग्रेस के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस को तो पूरी ताकत से लड़ना ही चाहिए। लेकिन मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि कांग्रेस जो कोशिश कर रही है, वो कोशिश में मुझे नहीं लगता है कि वो कोशिश आम आदमी पार्टी से
अपना जनाधार वापस छीनने में कामयाब होगी। उस कोशिश के अभी लक्षण ऐसे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है जिससे लगे कि वो कांग्रेस आम आदमी पार्टी को इस बड़े स्तर तक नुकसान पहुंचा सकती है। मैं पहले ही कह चुका हूं, कांग्रेस आम आदमी पार्टी को दो तरह से नुकसान पहुंचा सकती है। पहला यह है कि वो अपने वोटों को 5-6% से बढ़ाकर 12 से 15% के बीच में ले आए हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने के मौके बेहतर होंगे। दूसरा तरीका यह है कि कांग्रेस अपने वोटों को बढ़ाकर 25% तक ले जाए। अगर वो 25% तक ले जाएगी तो फिर वास्तव में चुनाव व्यवहारिक रूप से त्रिकोणात्मक हो जाएगा और फिर कुछ नहीं कह सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा। फिर वैसा ही चुनावी नतीजा निकल सकता है जैसा नतीजा 2013 में निकला था। तीसरा यह है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी से सब कुछ छीन ले और अपने वोट जो है वो 40% के आसपास ले जाए, जिसकी कोई संभावना है नहीं। अभी तो फिलहाल कांग्रेस इसी स्थिति में है कि वो अपने वोटों को करीब 10 या 15% के आसपास ले जा पाए। इसको करने में भी उसे बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। मुझे ये भी करने की संभावना कांग्रेस की नहीं दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को आज के दिन में आप कैसे देखते हैं? उन्होंने ना तो किसी उम्मीदवार की घोषणा की है, ना मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा की है। तो क्या वो कोई बहुत गहरी रणनीति बनाकर सामने आना चाहते हैं या फिर वो थोड़े धीमे हैं? नहीं, धीमे नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। वो उनका भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने का एक तरीका है। वो कमेटियां बनाते हैं इलाकों में, कुछ मतलब अपने तरीके से अ, अ, अपने अपने सांसदों को भी उन्होंने लगा रखा है। हर इलाके में चुनाव कैसे लड़ा जाए, उसके लिए उन्होंने कुछ सांगठनिक बंदोबस्त किए हैं, जिन बंदोबस्तों के बारे में अखबार में विस्तार से छपा है कि भाजपा इस तरीके से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। ये भाजपा की समस्या है कि इतने साल से दिल्ली में पहला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का था। दिल्ली को विधानसभा का दर्जा मिला तो पहला मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के रूप में भाजपा का ही बना था, है? फिर साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री बने, फिर सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री बने। उसके बाद से आज तक भाजपा को अपना मुख्यमंत्री बनाने का मौका नहीं मिल पाया। तो भाजपा ने चेहरे देके चुनाव लड़ा। उन्होंने किरण बेदी, हर्षवर्धन को चेहरा बनाया, किरण बेदी को चेहरा बनाया, लेकिन किसी भी तरीके से वो कामयाब नहीं, किसी भी तरीके से कामयाब नहीं हुई। ये भाजपा की सबसे बड़ी कमजोरी है। दूसरे, जो दिल्ली के अंदर जो पूर्वांचली वोटर है, पूर्वांचली वोटर को आप मान लीजिए, आप पूर्वांचली कहने से एक अलग तरह की छवि आती है। मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश और बिहार का जो वोटर है दिल्ली के अंदर, उस वोटर को कोई आकर्षित कर पाए अपनी तरफ, इस तरह का कोई नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी आज तक पेश नहीं कर पाई। ऐसी बात नहीं उसने इस इलाके के रहने वाले लोगों को अध्यक्ष नहीं बनाया। सतीश उपाध्याय थे, उनको भी अध्यक्ष बनाया गया। ये जो मनोज तिवारी। भोजपुरी के, हाँ हाँ, मनोज तिवारी हैं, उनको भी अध्यक्ष बनाया गया। ये सब किया उन्होंने, भाजपा ने। लेकिन ये लोग अच्छे नेता साबित नहीं हुए, भाजपा के लिए अपनी उपयोगिता साबित नहीं कर पाए। अब सतीश उपाध्याय तो कोई उन्हें जानता ही नहीं है, अब उनका नाम ही आना बंद हो गया है तकरीबन, जबकि वो काफी समय तक भाजपा के अध्यक्ष भी रहे। तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली का पारंपरिक पंजाबी नेतृत्व था, जिसने भाजपा को और उससे पहले जनसंघ को आगे बढ़ाया, भारतीय जनता पार्टी उस दायरे से आज तक नहीं निकल पाई। उस दायरे से आज तक नहीं निकल पाई। ये शायद मेरे ख्याल से उसके चुनाव न जीत पाने का एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। और देखिए अब क्या होता है दिल्ली में चुनाव। आम आदमी पार्टी आगे जरूर है, लेकिन मैं मानता हूं दिल्ली में चुनाव बहुत जबरदस्त होगा और उसके अंदर बहुत जबरदस्त लड़ाई होने वाली है दिल्ली। आज की बातचीत के लिए एक आखिरी सवाल बिहार की राजनीति से। आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के नए राज्यपाल बनाए गए हैं, लेकिन इसके अलावा जो वहाँ एक उथल-पुथल चल रही है और सोशल मीडिया के जो या यूट्यूब के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उसपे उसकी काफ़ी चर्चा है कि नीतीश कुमार को के बारे में एक कमिटमेंट नहीं दिया अमित शाह ने। बाद में बिहार में जो उनके विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि भाजपा को अकेले सरकार अकेले अपने दम पर बनानी है। तो एक अनईज़ीनेस या एक असहजता वहाँ के गठबंधन में देखी जा रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि नीतीश कुमार के सामने विकल्प क्या है अब? देखिए ये जो अनईज जो है ना, मतलब ये जो
एक तरह की बेचैनी है, एक तरह की सहजता में कमी है, ये लंबे अरसे से है, क्योंकि भाजपा की महत्वाकांक्षा स्पष्ट है। जो अ, जो उप मुख्यमंत्री है ना सिन्हा, है, जो उप मुख्यमंत्री सिन्हा ने कहा है, वो तो भाजपा लंबे अरसे से कहती आई है। वो नीतीश कुमार से छुटकारा प्राप्त करके अकेले चुनाव लड़ना चाहती है और अकेले चुनाव जीतना चाहती है। भाजपा की बिहार नेतृत्व की एक लॉबी है जो मानती है, अगर अकेले भाजपा चुनाव लड़े तो उसको ज्यादा लाभ होगा, वो ज्यादा बेहतर चुनाव लड़ेगी, इस बात को भी वो मानती है। लेकिन अभी तक भाजपा आला कमान इस बात को नहीं मान पाया है। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि नीतीश कुमार अचानक नरेंद्र मोदी का पैर छूने का उपक्रम क्यों करते हैं मंचों पर। क्योंकि वो जानते हैं कि आला कमान में उनके सबसे बड़े एलआई यानी नीतीश कुमार को पूरा महत्व मिले, नीतीश कुमार जो चाहते हैं उन शर्तों पर चुनाव लड़ा जाए, इसके अगर सबसे बड़े कोई समर्थक रहे हैं तो वो नरेंद्र मोदी स्वयं रहे हैं। दूसरे लोग चाहते रहे कि नीतीश कुमार को या तो छोड़ दिया जाए पूरी तरह या उनके कद में बहुत बड़ी कटौती कर दी जाए, लेकिन चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, नीतीश कुमार जो कहते हैं उसी हिसाब से टिकट विकट बांटते हैं और जो जितने टिकट वो चाहते हैं उन्हें लोकसभा में मिलते हैं और विधानसभा में भी टिकट मिलते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के खिलाफ एक दांव खेला था। इससे नीतीश कुमार कमजोर हुए थे, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार ने फिर से अपना दबदबा कायम करने में कमजोर हो जाने के बावजूद सफलता हासिल की, क्योंकि अभी तक आला कमान को विश्वास नहीं हो पाया है कि नीतीश कुमार हट जाएंगे तो फिर कहीं भाजपा वहां ब्राह्मण बनिया पार्टी बनकर ही तो नहीं रह जाएगी वहां पर। तो ये एक है समस्या। नीतीश कुमार को पूरा भरोसा है कि नरेंद्र मोदी इस अंदर से जो उनके अंदर से उनको जो हटाने के लिए दबाव डाला जा रहा है कि उनको एनडीए में बिल्कुल ढक्कन बना दिया जाए, नरेंद्र मोदी उन्हीं के हाथ में नेतृत्व की बागडोर रखेंगे। इसीलिए विजय सेना ने एक तरफ तो ये वक्तव्य दिया, अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जब हम बिहार में अकेले अपनी सरकार बनाए। फिर तुरंत उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, एनडीए के नेता तो नीतीश कुमार ही हैं। आगे देश की राजनीति में हो रही घटनाओं पर हम प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करते रहेंगे। आज की बातचीत को मैं यहीं विराम देता हूं। कार्यक्रम को खत्म करने से पहले सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वे हमारे चैनल के साथ जुड़ें, नहीं पर चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे कार्यक्रमों पर अपनी टिप्पणियां दें। आज की बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।